Good afternoon guys, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू मॉडल और नेक्स्ट मॉडल ऑफ द एटम, that is Bohr's model of the atom. Okay, in the previous sections or previous videos we have discussed about the Rutherford model. Rutherford model होता क्या था बहुत अच्छे से हम देख चुके हैं। रदरफोर्ड ने गलती क्या की थी एक बार मैं आपको वापस से मेमोराइज करा देता हूँ बेटा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, पर्टिकुलर न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है और रिवॉल्यूशन करते टाइम वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। बट एक्चुअली में अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करते 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 न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाता और जो एटम है वो पूरे तरीके से स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबिलिटी शो करता। बट वी नो दैट वेरी वेल दैट एटम शो स्टेबिलिटी इन नेचर। ओके, सो स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, तो बोहर का जो मॉडल प्रपोज किया गया था उसका मेन मोटिव यही था कि एटम स्टेबल होता है। ये किस तरीके से होता है ये बोहर ने हमें बताया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करते हैं ये भी हमें बोहर ने बताया। बोहर मॉडल ने लाइन स्पेक्ट्रम को भी समझाया था। ठीक है, दैट इज द वेरी बिग अचीवमेंट एट दैट टाइम इन द केमिस्ट्री, दैट कि उन्होंने बहुत अच्छे से एटॉमिक मॉडल को समझा दिया है। ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स हम कहेंगे, ड्रॉबैक्स नहीं कहेंगे, कुछ लिमिटेशंस हैं इनकी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं बोहर मॉडल के बारे में। बहुत ही अच्छा मॉडल है। बोहर मॉडल कब दिया गया था? फर्स्ट थिंग कि 1930 में नील्स बोहर ने जो लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड के मॉडल में उसको ओवरकम करने के लिए एक मॉडल प्रपोज किया था 1913 में। साइंटिस्ट का नाम फिर से बता देता हूं, नील्स बोहर। 1913 में एक मॉडल प्रपोज किया जो रदरफोर्ड के मॉडल को ओवरकम करता था, उनके लिमिटेशंस को। दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इज दैट क्लियर? अब भाई बोहर ने जो मॉडल दिया था वो क्या था, पोस्टुलेट्स क्या थी उसकी आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर मॉडल्स। तो लिख लेते हैं हम, यहां पर लिखी हुई है, देखा ध्यान से। स्टेबिलिटी के बारे में बताना चाह रहे हैं तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ सेंट्रली लोकेटेड हैवी स्मॉल एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। जबकि रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया था। रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है, यही बताया था। जबकि बोहर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रली पॉजिटिव चार्ज्ड जो हेवी पार्टिकल्स है, हेवी चार्ज्ड है सेंट्रल में, उसके आसपास एक डिस्क्रीट ऑर्बिट कहें आप या एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, वहां पर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करता रहता है, जिससे ये होता है कि एटम क्या है, स्टेबल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज सारा सेंटर में है, तो एटम क्या है, स्टेबल है। ये किसने बताया था हमें? नील्स बोहर ने बताया था बच्चों। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट्स में उन्होंने क्या बताया कि व्हाइल रिवॉल्विंग या व्हाइल रिवॉल्यूशन इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट और अ एनर्जी शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स ना तो एनर्जी गेन करता है ना ही एनर्जी लूज करता है या रेडिएट करता है जब वो रिवॉल्यूशन कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है? अज्यूम कर पा रहे हैं बेटा आप? देखो ये न्यूक्लियस है, ये पर्टिकुलर शेल है। लेट्स सपोज यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन कैन नीदर गेन एनी एनर्जी और नॉर लॉस एनी एनर्जी। बात समझ रहे हैं ना? बात समझ में आ रही है आपको? थर्ड क्या था बेटा? These discrete orbits और shells are called energy levels. इन discrete orbits और shell को क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। और इन्हें डिनोट करते हैं बेटा 1 2 3 4 से। अगर हम लेटर्स की बात करें तो के एल एम एन एक्सेट्रा हम इन्हें डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हें एनर्जी लेवल क्यों बोला? क्योंकि पर्टिकुलर शेल की अपनी अपनी एनर्जी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने अपने अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन करता रहता है। समझ में आ रही है? न्यूक्लियस के जो सबसे पास शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। देन अगर आप क्या कर रहे हो, न्यूक्लियस से अपवर्ड मूव कर रहे हो, न्यूक्लियस से अपवर्ड मूव कर रहे हो, तो एनर्जी ऑफ द शेल इंक्रीज होगी। यानी न्यूक्लियस के पास जो शेल है उसकी एनर्जी सबसे
कम होती है, इतना आपको पता होना चाहिए। डिनोट कैसे करते हैं, ये न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पड़े हुए होते हैं, जिसे मिक्स करके हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली डिस्कवरी किसकी, न्यूक्लियस की, किसने की थी, रदरफोर्ड ने, बट वो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। अब देखो इसे डिनोट कैसे करेंगे, के एलिमेंट से डिनोट कर देंगे, 1 2 3 4 से डिनोट कर देंगे, या एनर्जी लेवल्स के बिहाफ पे आप बात करें तो E1 E2 E3 E4 के बिहाफ पे हम इसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए आप। देखो ध्यान से देखना, एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी भी शेल में मूव कर रहा है, या आप सोचिए can move to a higher energy shell by absorbing or to move a lower energy shell by releasing a fixed amount of energy respectively। हमने क्या बोला, ध्यान से समझना, ये आपके पास न्यूक्लियस है, थोड़ा और छोटा बनाते हैं, ये न्यूक्लियस के पास कोई एनर्जी शेल, ठीक है। चलो अब इधर ये न्यूक्लियस, एनर्जी शेल, सेकेंड एनर्जी शेल, थर्ड एनर्जी शेल। समझने की कोशिश करना बेटा। इन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा होता है तो कुछ नहीं कर रहा होता, और ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इजीली एक शेल से दूसरी शेल में मूव कर सकता है। कब करेगा वो मूव, लेट सपोज अभी इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, यहां पर है, ये है इलेक्ट्रॉन, और बेटा ये है E1, ये कौन सा स्टेट है, E1 है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर सकता है, यहां पर ये क्या है, E2 पे। कैसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके, एनर्जी ये मिल रही है उसे बाहर से, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में उसे एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन E1 से E2 पे मूव कर सकता है। ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब और क्या कर सकता है वो, लेट सपोज वो E2 पे है बेटा, है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां पर भी आ सकता है, कहां पर, E1 पे, ये E1 है। कैसे आएगा, एनर्जी रेडिएट करके, जो एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने गेन किया उतना ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लूज करके अपने इनिशियल एनर्जी लेवल पे भी आ सकता है। तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएट करेगा, ये करेगा एब्जॉर्ब एनर्जी, और यहां पर रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये E1, समझ में आ रही है बात बेटा। तो हमें ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अगर उसे बाहर से एनर्जी मिल रही है तो वो गेन करके अपर लेवल में जा सकता है, एक्साइटेड स्टेट में, और वहां से एनर्जी रेडिएट करके वो अपने इनिशियल स्टेट में भी आ सकता है। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो उसने एब्जॉर्ब किया होगा, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रेडिएट करेगा, ये बताएगा बेटा ये डिफरेंस, डेल्टा E, चेंज इन द एनर्जी, है ना, जो कितना होता है E2 माइनस E1 के बराबर। E2 क्या शो करेगा यहां पर, E2 करेगा बेटा एनर्जी ऑफ द हायर एनर्जी लेवल, और E1 एनर्जी ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल। ये किसके बराबर होता है, h न्यू के बराबर। h होता है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन आ रही है ना, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा, जितनी उसने गेन की है अपर लेवल में जाने के लिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपर लेवल में स्टेबल नहीं होता है, वो स्टेबल कहां होगा, अपने इनिशियल स्टेट में जाएगा, वहां पर थोड़ी देर रिवॉल्व करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा और वापस से अपनी एग्जैक्टली पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। बात समझ में? ये सब हमें, इतना सब कुछ हमें किसने बताया है, नील्स बोहर ने बताया था।
क्लियर है। अब ड्रॉबैक्स देख लेते हैं एक बार इनके मॉडल की क्या थी बेटा, आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलो देखो बेटा ड्रॉबैक्स देख लीजिए एक बार। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल जो एटम्स है वो क्या है, 2 डायमेंशनल है, बट एक्चुअली ये कंफर्म हो चुका है बेटा कि एटम्स कैसा होता है, 3 डायमेंशनल, दैट इज दे आर स्फेरिकल। ये बोहर नहीं बता पाए थे, ठीक है, पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक कि बोहर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाए कि स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैसा होगा। तीसरा एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप कह ले, लिमिटेशंस आप कह ले बोहर की मॉडल की, वो ये है बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन के जगह उन्होंने बताई ऑर्बिट की थ्योरी जो दी थी वो अभी रॉन्ग साबित हुई है। पर्टिकुलर कोई प्रोबेबिलिटी जो उन्होंने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में पाया जाता है, लेटेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो पॉइंट उन्होंने दिया था, जो पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया था, वो भी यहाँ पर डिस्कार्ड होता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो उन्होंने हमें स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, लाइन स्पेक्ट्रम, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में बताया। ऐसा एटम जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, लाइक हाइड्रोजन, ऐसे एटम के बारे में ही वो बता पाए थे। मल्टी इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे एटम के बारे में वो लाइन स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। ओके, तो ये बोहर मॉडल है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। यहाँ पर हमारा एटॉमिक मॉडल कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास और मास नंबर के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।